भाग 4। पुरानी सीढ़ियों की मुलाकात। श्रावणी जब वीआईपी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर उतरी तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रुद्रांश की वो तीखी नजरें, वो भारी भरकम आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन अभी उसके दिमाग में वो था ही नहीं, सिर्फ आरव। कॉल पर डॉक्टर ने बताया था कि अभी तक कोई सही बोन मैरो डोनर नहीं मिला। आरव की हालत क्रिटिकल हो रही थी, हर मिनट खतरे की घंटी बजा रहा था। श्रावणी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भरकर मसल दिया हो। वो दौड़ती हुई फैमिली के पास पहुंची, लेकिन वहां का माहौल देखकर ठिठक गई। कामिनी जी अपनी कुर्सी पर बैठी घूर रही थीं। राजेंद्र जी डॉक्टरों से बहस में व्यस्त थे और राधा जी तो फोन पर किसी से गॉसिप कर रही थीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। श्रावणी को लगा यहां कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। वो चुपके से हॉस्पिटल के उस पुराने स्टेयरकेस की तरफ बढ़ गई जो हमेशा सुनसान रहता था। न कोई मरीज आता, न नर्सें। सिर्फ धूल भरी सीढ़ियां, पीली रोशनी वाली टिमटिमाती बल्बें और हवा में भारीपन। दरवाजा खोलते ही श्रावणी अंदर घुस गई। पहली ही सीढ़ी चढ़ते उसके पैर लड़खड़ाए, थकान और कमजोरी ने घेर लिया। खून डोनेट करने के बाद उसका शरीर अभी भी सुन्न था। वो दीवार से सटकर धीरे धीरे बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर। अब आंसू बांध तोड़ चुके थे। जोर जोर से सिसकियां लेते हुए वो रोने लगी, अपना लाल दुपट्टा मुंह में दबाकर, ताकि आवाज बाहर न जाए। आरव, मेरे प्यारे भाई, तू ठीक हो जा ना। मैं क्या करूं? मैंने इतना खून दिया, लेकिन ये काफी नहीं। सब मुझे ही दोष देते हैं। कामिनी आंटी, राधा बुआ कहती है मेरी वजह से संकट आते हैं। लेकिन मैंने तुझे कभी बुरा नहीं चाहा। तू ही तो मेरा सहारा था, बचपन से। उसके कंधे धड़क रहे थे, सांसें उखड़ उखड़ कर आ रही थीं। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूजी हुईं और घने काले बाल बिखर आए थे। वो वहीं बैठी अपनी जिंदगी की फिल्म चलाने लगी। आरव के साथ बचपन की शरारतें, वो पल जब वो बीमार पड़ती तो आरव रात भर जागता। अब वो जिंदगी मौत के बीच, और वो लाचार। कुछ देर और रोया, सिसकियां धीमी पड़ने लगीं। फिर सिर ऊपर किया तो नजर सीढ़ियों के बीच एक टूटी फूटी बेंच पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद लंबी दाढ़ी, चश्मा आंखों पर टिका हुआ, हॉस्पिटल का हल्का नीला गाउन पहना हुआ जो ढीला ढाला लग रहा था। उसके हाथ में एक चॉकलेट आइसक्रीम का कोन था, जिसे वो लार टपकाते हुए चाट रहा था मजे से। श्रावणी चौंक गई। इतनी गंभीर जगह पर बीमारी के दौरान ये क्या कर रहा था? उसके मन में आरव की याद घूम गई। डॉक्टर ने तो उसे फल जूस तक मना किया था। वो आगे बढ़ी, आंसू पोंछते हुए, थोड़ा सहारा लेते हुए। बूढ़े के ठीक सामने पहुंचकर बोली, आवाज में चिंता और नरमी भरी, अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बीमार हैं तो आइसक्रीम खानी चाहिए। ठंडी चीजें तो डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं ना। आपके परिवार वाले तो चाहते होंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, एकदम परफेक्टली हेल्दी। कल्पना कीजिए, आपके बच्चे पोते कितने दुखी होंगे अगर आपको कुछ हो गया। बूढ़े आदमी ने कोन को आखिरी चाट मारकर मुंह पोंछा, फिर चेहरे पर शरारती मुस्कान बिखेर दी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बच्चा टीचर से पकड़ा गया हो। अरे बेटी, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जिंदगी छोटी है ना, बीमारी में भी थोड़ा सा मजा तो बनता है। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इजाजत दी है, बस थोड़ा सा। वो हंस पड़े, अपनी सफेद दाढ़ी हिलाते हुए, हाथ से आइसक्रीम का कोन दिखाते हुए। श्रावणी को उसकी बात अच्छी लगी। इतने दिनों बाद किसी ने उसकी चिंता को हल्के में नहीं लिया, बिना गुस्से या ताने के। वो पास की सीढ़ी पर बैठ गई, थोड़ा सहारा लेते हुए। लेकिन अंकल जी, गलत है। आपके पोते पोतियां तो आपको देखकर कितने खुश होते होंगे। अगर आपको सर्दी खांसी हो गई तो परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। श्रावणी का वो मासूम चेहरा, चिंता से भरी गहरी आंखें, नरमी भरी आवाज, घने काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मन ही मन ठाकुर वीर सिंह राठौर ने सोचा, वाह रे वाह, ये लड़की तो बिल्कुल मेरे रुद्र के लिए बनी लग रही है। इतनी सादगी, इतनी केयरिंग, इतना दया भरा दिल। मेरे घर में ऐसी बहू आ जाए तो पूरा घर रोशन हो जाए। रुद्र की कठोर जिंदगी में ये तो फूल सी खिल जाएगी। लेकिन बाहर से सिर्फ मुस्कुराए, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए, बेटी, तू तो बहुत अच्छी है। इतनी चिंता किसी के लिए? नाम क्या है तेरा? और ये आंखें लाल लाल क्यों हैं?
कोई बात तो बता, मन हल्का कर ले। अंकल जी सुन रहे हैं। श्रावणी को लगा ये बूढ़ा कितना प्यारा और सहज है। घर वालों जैसा कड़वा, जलन भरा स्वभाव बिल्कुल नहीं। उसके दिल ने कहा, थोड़ा दर्द बांट लूं। उसने सिर झुका लिया। उदास स्वर में धीरे धीरे बताया, मैं श्रावणी हूं अंकल जी। मेरा भाई आरव, उससे भयानक एक्सीडेंट हो गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए अर्जेंटली, लेकिन अभी तक कोई मैचिंग डोनर नहीं मिला। मैंने खुद ओ पॉजिटिव खून दिया, 5 यूनिट तक। डॉक्टर ने रोका लेकिन मैंने जिद की। लेकिन ये काफी नहीं। फैमिली वाले तो मुझे ही दोष देते हैं। कामिनी आंटी ने तो हॉस्पिटल में ही थप्पड़ मार दिया। राधा बुआ कहती हैं मैं ही संकट लाती हूं। पापा चुप रहते हैं। मैं क्या करूं? आरव मेरा एकमात्र अपना है। बोलते बोलते फिर आंसू बहने लगे। गला भर आया। वो अपना सारा दर्द निकाल रही थी, जैसे सालों का बोझ हल्का हो रहा हो। ठाकुर वीर सिंह ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया, जैसे कोई अपना बाबू। अरे मेरी बच्ची, रो मत। भगवान सब ठीक कर देंगे। तेरा भाई खुशकिस्मत है जो तेरी जैसी बहन पाया। तू इतनी मजबूत है, इतना प्यार देती है, सब संभाल लेगी। ये हॉस्पिटल मेरा है। मैं जानता हूं कैसे काम होता है। डॉक्टर अच्छे हैं। डोनर जरूर मिलेगा। उन्होंने अपनी जेब से कोमल रूमाल निकाला और उसके आंसू पोंछे, धीरे से। श्रावणी को अपनी मां की याद आ गई, जो बचपन में ऐसे ही पहुंचती थी। वो मुस्कुराई, आंखें नम। धन्यवाद अंकल जी। आपसे बात करके मन हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया। अब मुझे जाना चाहिए, फैमिली इंतजार कर रही होगी। खड़ी होने लगी, लेकिन पैर लड़खड़ाए, कमजोरी से। ठाकुर जी ने तुरंत सहारा दिया। धीरे चल बेटी, तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। और हां, अगर कभी जरूरत हो, ये नंबर ले ले। उन्होंने अपनी जेब से चमचमाता कार्ड निकाला। ठाकुर वीर सिंह राठौर हॉस्पिटल्स, चेयरमैन। श्रावणी ने ध्यान नहीं दिया। उसने कार्ड लिया, हाथ जोड़े थैंक यू कहा और सीढ़ियां उतरने लगी। जाते हुए सोचा, कितने अच्छे इंसान हैं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दें, हमेशा खुश रखें। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यह कार्ड उसकी जिंदगी बदलने वाला था, किस्मत के दरवाजे खोलने वाला। दूसरी तरफ टेरेस पर रुद्रांश अभी भी वही रेलिंग के पास खड़ा था। श्रावणी की यादें उसके दिमाग में घूम रही थीं। कौन थी वो लड़की, इतनी बेधड़क बात करने वाली? वो हल्की हंसी, वो उदास एक्सप्रेशन। मेरी आहट तक न सुनी। दुश्मन की चाल तो नहीं? उसने फोन चेक किया, कोई मैसेज नहीं। दादाजी के चेकअप रूम की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक डॉक्टर मिले, बोले, सर, ठाकुर साहब स्टेयरकेस साइड पर हैं। किसी लड़की से बात कर रहे थे काफी देर से। रुद्रांश ने भौहें चढ़ाई। किस लड़की से? क्या कर रही थी वहां? डॉक्टर ने कंधे उचकाए। पता नहीं सर, लेकिन ठाकुर साहब खुश लग रहे थे। रुद्रांश का मन बेचैन हो गया। दादाजी अकेले? वो तेज कदमों से स्टेयरकेस की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक श्रावणी जा चुकी थी। हॉस्पिटल कॉरिडोर में श्रावणी फैमिली के पास पहुंची। कामिनी ने भौहें तानकर घूरा। कहां मर गई थी तू? आरव की हालत पूछने की फुर्सत नहीं। श्रावणी चुप रही, सिर झुकाए। राजेंद्र जी बोले, डॉक्टर कह रहे हैं डोनर अभी नहीं मिला। कल फिर टेस्टिंग होगी, कई लोगों को बुला रहे हैं। सबके चेहरे उदास। राधा जी ने फुसफुसाकर कामिनी से कहा, देखा, इसी की वजह से सब बिगड़ रहा है। श्रावणी ने सिर और झुका लिया, लेकिन जेब में कार्ड की याद आई। मन में हल्की उम्मीद जगी, शायद कोई रास्ता निकले। तभी नर्स आई। आरव शर्मा के लिए ब्लड रिपोर्ट तैयार है। सबका ध्यान भटका। स्टेयरकेस में ठाकुर जी के साथ ठाकुर वीर सिंह उठे, मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। उनके असिस्टेंट ने पूछा, ठाकुर साहब चेकअप रूम चलें? रिपोर्ट्स तैयार हैं। वो हंसे, आंख मारकर बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले यह बता, वो लड़की कौन थी जिससे मैं बात कर रहा था? श्रावणी। जाओ, पूरा पता करो। किस वार्ड में है उसका भाई? आरव शर्मा, हाँ। एक्सीडेंट केस। असिस्टेंट चौंका। जी साहब, अभी? ठाकुर जी ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, मेरा काम है लोगों की मदद करना, खासकर इतनी नेक लड़की की। रुद्र को अभी मत बताना, यह सरप्राइज रहेगा। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और फोन पर काम शुरू कर दिया। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराए। रुद्र, तेरी किस्मत बदलने वाली है। यह लड़की तेरे लिए ही बनी है। क्या ठाकुर जी श्रावणी की वजह से आरव का डोनर ढूंढ देंगे?
या ये पुरानी सीढ़ियों की मुलाकात रुद्रांश और श्रावणी को किस्मत के धागे में बांध देगी? किस्मत का खेल अभी तो शुरू ही हुआ है, और आगे क्या होगा कौन जानता है। जानने के लिए सुनते रहिए माफिया का पिंजरा, केज्ड बाय माफिया, सिर्फ यूकी एफएम पर। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।